से संबंधित है, तो ये यूरोपियन यूनियन से संबंधित है, जिसको हम ईयू कहते हैं, यूरोपियन यूनियन से संबंधित है। और मॉस्ट्रिच संधि से ही इसका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका पर्टिकुलर ए हो जाएगा। इसके बाद स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है। एक देश में विदेशी विनियोग के संबंध में सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों में निम्न में से कौन सा एक संबंधित है। तो कौन सा इनमें से प्रतिबंधित है, प्रतिबंधों से संबंधित है, जो कि किसके संबंध में है, जो कि विदेशी विनियोग के संबंध में है। तो ट्रिम्स आपको याद होगा कि ट्रिम्स जो है वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड अगर कोई टॉपिक होता है तो वो ट्रिम्स के अंतर्गत आता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। इसके बाद स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के विशेष निकासी अधिकार में कौन सा देश सर्वाधिक कोटा रखता है। विच कंट्री इज लार्जेस्ट कोटा होल्डर ऑफ SDR ऑफ IMF। तो स्पेशल ड्राइंग राइट्स, जो कि SDR का फुल फॉर्म है, वो IMF के द्वारा इशू किया जाता है, जो विशेष आहरण अधिकार प्रोवाइड करता है। और वो किस देश को प्रोवाइड किया गया है, तो USA को। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्योंकि IMF में स्पेशल ड्राइंग राइट्स में सबसे ज़्यादा कोटा किसका है, USA यानी कि अमेरिका का है। चलिए अब स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि आपके एग्ज़ाम में अकाउंटिंग से पर्टिकुलर एक क्वेश्चन आया था। वो अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चन क्या था कि डूबत ऋण और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान के लेखांकन का आधार क्या है। तो जो हम डूबत ऋण प्रावधान बनाते हैं, जिसको हम प्रोविज़न फॉर बैड डेप्ट या प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप्ट कहते हैं, वो अकाउंट की किस कॉन्सेप्ट के आधार पर बनाया जाता है या किस कन्वेंशन के आधार पर बनाया जाता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। रूढ़िवादिता की प्रथा क्या कहती है कि हानियों के लिए प्रावधान करो लेकिन लाभ के लिए नहीं, मतलब हानियों का प्रावधान होना चाहिए। तो भविष्य में जो रकम डूबने वाली है उसके लिए अगर हमने कोई प्रावधान किया है तो वो प्रावधान किसके अंतर्गत किया गया है, रूढ़िवादिता की प्रथा, जिसको हम कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म कहते हैं। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ बी हो जाएगा। अब हम स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि पर्टिकुलर अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया। देखिए स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, जो कि एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। ई और एफ इसमें पार्टनर हैं, जिनका रेशियो 5:3 दिया है। और इसके बाद इन्होंने जी को एक नया पार्टनर बनाया। तो अब जी के प्रवेश के बाद नया अनुपात क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो पार्टनरशिप से ये क्वेश्चन आया है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। ई अपने हिस्से का कितना देता है, 1/4, और एफ अपने हिस्से का कितना प्रोवाइड कर रहा है, 2/5। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ई ने कितना सेक्रीफाई किया। तो ई का सेक्रीफाई हम निकालते हैं। तो ई का सेक्रीफाई निकालने के लिए सबसे पहले ई का रेशियो देख लेते हैं। वो पर्टिकुलर रेशियो देखिए कितना दिया है, 5:3। तो इसको हम क्या लिख देंगे, 5/8 लिख देते हैं। और ई अपने हिस्से का कितना प्रोवाइड कर रहा है, ई अपने हिस्से का 1/4 दे रहा है। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ई का सेक्रीफाई आ जाएगा। तो 5 कितना आ जाता है, ई 32 आ जाता है। ई के बाद अगला सेक्रीफाई किसने किया, एफ़ ने। एफ़ का पर्टिकुलर शेयर कितना है, 3/8 दिया गया है। और वो अपने हिस्से का कितना दे रहा है, 2/5। तो यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 6 कितना हो जाएगा, 40। अब ई और एफ ने जो भी सेक्रीफाई किया है वो किसके फेवर में किया है, वो किया है जी के फेवर में। तो चलिए जी का हम शेयर निकाल देते हैं। 5/32 ये सेक्रीफाई किया है किसने, ये किया है ई ने। और एफ ने सेक्रीफाई किया है 6/40। दोनों को हम प्लस कर देते हैं। तो दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, दोनों का एलसीएम आ जाएगा 160। 32 को अगर हम 160 से डिवाइड करते हैं तो 5 आता है। 5 का मल्टीप्लाई 5 से कर दें तो 25 हो जाता है। 40 को डिवाइड करें 160 से तो 4 टाइम्स, और 4 को 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाता है, 24। इस तरह आप देख सकते हैं कि ये जी का शेयर आ चुका है
25 में 24 ऐड कर दें तो कितना आ जाता है 49 और 160। अब एक शेयर से ही हम पूरे क्वेश्चन के आंसर को परफेक्टली समझ सकते हैं कि कितना आंसर होना चाहिए। तो याद रखिए 49/160 आया है। अब हम देख लेते हैं कि 49 दिया है और 49 आखिरी में दिया रहता है नए पार्टनर का। तो देखिए यहाँ कितना दिया है 49 और डिवाइड में कितना आया था 160। अगर आप इन तीनों को ऐड करें तो उनका टोटल भी कितना आएगा 160, क्योंकि वो प्रोपोर्शनेट टोटल है। और आपका 49 भी अभी आया था, ये किसका शेयर है, जी का। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ सी हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको पूरा करने की आवश्यकता नहीं, आप अगर एक परफेक्ट अप्रोच लगाते हैं तो भी आपको आपका आंसर मिल जाएगा। अब हम स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि पर्टिकुलर अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। समता अंशों के पुनर्निर्गमन के पश्चात अंश जब्ती खाते के शेष को कहाँ अंतरित किया जाता है। मतलब बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर अकाउंट या फॉरफिटेड अकाउंट रिमेनिंग आफ्टर री इशू ऑफ इक्विटी शेयर इज़ ट्रांसफ़र टू, तो वो आपका इशू किया जाता है कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। जैसा कि आप अंशों के हरण के बाद अंशों के हरण खाते के शेष को पूंजी संचय खाते में ट्रांसफ़र करते हैं। और पूंजी संचय खाते में कब ट्रांसफ़र होता है, जब अंशों का पुनर्निर्गमन हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन आपको किससे दिया गया है, तो ये क्वेश्चन आपको कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस से दिया गया है और आपको लाभ मात्रा अनुपात पूछा गया है। लाभ मात्रा अनुपात का फार्मूला होता है लाभ में परिवर्तन गुणित 100 बटे विक्रय में परिवर्तन। पीवी रेशियो का इंग्लिश में फार्मूला है चेंज इन प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन चेंज इन सेल्स। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रॉफिट निकाल लेते हैं कि प्रॉफिट कितना आएगा। तो पहले ईयर में हम देख लें सेल्स में से हम क्या लेस कर देते हैं, टोटल कॉस्ट, क्योंकि सेल्स में से टोटल कॉस्ट लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा प्रॉफिट। 1,20,000 दिया है, सेल्स आपको 1,22,000 दी है, तो कितना लॉस आ गया आपका, पहले ईयर 2,000 का लॉस हो गया। फिर 1,40,000 और 1,37,000 कुल लागत दी है। यहाँ भी विक्रय में से कुल लागत घटाते हैं तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा 3,000। अब दोनों में आप देखें कि कितना चेंज हुआ, तो पहले -2,000 यानी कि हानि थी, फिर +3,000 यानी कि क्या हो गया लाभ। अगर ओवरऑल देखें तो इस साल के दौरान कितना प्रॉफिट में इंक्रीज़ हुआ, तो 5,000, क्योंकि 2,000 की हानि को कवर करके 3,000 का क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। तो चेंज इन प्रॉफिट कितना माना जाएगा, 5,000। तो फार्मूला हमने पीवी रेशियो का भी आपको बताया कि चेंज इन प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन हो जाएगा चेंज इन सेल्स। तो चेंज इन प्रॉफिट आ गया है कितना, 5,000 इंटू 100 कर देते हैं। अब चेंज इन सेल्स आप देख सकते हैं 1,20,000 से 1,40,000 आपका सेल्स हो गई। तो सेल्स में कितना इंक्रीज़ हुआ, 20,000। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। 5,000 से 20,000 कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स और 100 बाय हम 4 कर देते हैं। 100 बाय 4 करते हैं तो आपको इजीली कितना मिल जाता है, 25%। और 25% हम देख लेते हैं किस ऑप्शन में दिया है, वो ऑप्शन सी में दिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर ले लेते हैं। अब ये क्वेश्चन भी आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन है और रेशियो एनालिसिस से रिलेटेड है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे आप वो देख लेते हैं। करंट रेशियो आपको दिया है 4.5:1 और लिक्विड रेशियो आपको दिया है 3:1 और स्कंद यानी स्टॉक दिया है 60,000 और करंट लाइबिलिटी आपसे पूछी है। तो यहाँ हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं कि करंट लाइबिलिटी करंट असेट्स आपकी 4.5 है, तो 4.5 हम इसको x मान लेते हैं और नीचे 3:1 है, तो इसको हम थोड़ी देर के लिए क्या मान लेते हैं, 3x मान लेते हैं। और इन दोनों का इसको हम लिख लेते हैं, ये आपकी क्या हो गई करंट असेट्स और ये आपकी क्या हो गई लिक्विड असेट्स। अब इन दोनों का डिफरेंस हम निकालते हैं, तो इन दोनों के डिफरेंस को क्या कहते हैं, तो आपको पता है कि करंट असेट्स में से यदि हम लिक्विड असेट लेस करें तो स्टॉक मिलता है और यहाँ पर्टिकुलर 4.5 में से 3.0 लेस करेंगे तो 1.5 क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा। इस तरीके से स्टॉक 1.5x आ गया और 1.5x की वैल्यू एस
गिवन इन दी क्वेश्चन कितनी है 60,000। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ 60,000 लिख देते हैं। x की वैल्यू आ जाएगी 1.5 आपका डिवाइड में आ जाएगा और x की वैल्यू 60,000 में 1.5 को डिवाइड करते हैं तो आ जाता है कितना 40,000 आ जाएगा। तो ये x की वैल्यू जो आई है वो पर्टिकुलर आपका क्या हो जाएगा करंट लायबिलिटी। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था और ये एक ट्रिकी था। ट्रिकी आपको अगर ये पता है फार्मूला बेस्ड है तो इसका आप इजीली आंसर निकाल सकते थे। अब इसके बाद देख लेते हैं अगला क्वेश्चन दिया है। काफ़ी इजी क्वेश्चन दिया गया था कि मानव संसाधनों के मूल्यांकन की समस्या को हल करने के लिए निर्मित मॉडल हैं। तो मानव संसाधन की समस्या तो ह्यूमन रिसोर्स के इवैल्यूएशन के लिए कौन कौन सी मेथड हैं। लेव और श्वार्ज मॉडल भी है, फ्लेम्स होल्स मॉडल भी है, हरमेंशन जो है हरमंशन जिसको बोलते हैं वो मॉडल भी है। तो तीनों मॉडल यहाँ आपके करेक्ट आंसर हैं। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा डी, क्योंकि इन तीनों ने ही ह्यूमन रिसोर्स इवैल्यूएशन का मॉडल प्रोवाइड किया है। इसके बाद देख लेते हैं पर्टिकुलर स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन क्या है। तो लेखांकन प्रमाप मंडल यानी लेखांकन प्रमाप बोर्ड की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो लेखांकन प्रमाप बोर्ड की स्थापना भारतीय चार्टर्ड लेखाकार संस्थान जिसको हम ICAI कहते हैं, इसके द्वारा इसकी स्थापना की गई है। और इसका मुख्यालय कहाँ है। इसका मुख्यालय जो है वो दिल्ली में है। और इसकी स्थापना भी कब हुई थी 1949 में इसकी स्थापना की गई थी। तो ये भी वर्ष आप याद रखिए। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। अब हम स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन पर्टिकुलर देख लेते हैं कि अगला पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको अगला क्वेश्चन है मंथन कीमत को अपनाया जाता है। मंथन कीमत का मतलब क्या होता है। तो मंथन कीमत को इंग्लिश में हम स्किमिंग कहते हैं। तो स्किमिंग से रिलेटेड ये दूसरा क्वेश्चन है। और जैसा हमने आपको बताया था कि स्किमिंग पॉलिसी को हम मलाई उतारना मूल्य नीति कहते हैं और किसी नए वस्तु के संबंध में ये लागू होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, क्योंकि मंथन कीमत नीति जिसको हम स्किमिंग पॉलिसी कहते हैं ये किसी भी नए प्रोडक्ट को जब मार्केट में लॉन्च किया जाता है उस समय अपनाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर देख लेते हैं। आरव ने वित्तीय संस्थानों से ऋण के माध्यम से कुछ धन जुटाया। वित्त के इस स्रोत को क्या कहा जाता है। तो इस स्रोत को उधार लिया हुआ कोष कहलाता है जिसको हम बोरोड फंड कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर देख लेते हैं और ये भी एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। तो यहाँ शुद्ध कार्यशील पूंजी पूछा गया है, मतलब नेट वर्किंग कैपिटल। अब नेट वर्किंग कैपिटल का फार्मूला क्या होता है। तो नेट वर्किंग कैपिटल का फार्मूला होता है CA माइनस CL, मतलब चालू संपत्तियों के योग में से हम चालू दायित्वों को घटा देते हैं। तो देनदार चालू संपत्ति है, स्टॉक भी चालू संपत्ति है और पूर्वदत्त व्यय भी चालू संपत्ति, इन तीनों को जोड़ देते हैं। तो 40,000, 30,000 और ये 10,000, तो टोटल कितना हो जाता है। ये हो जाता है आपका पर्टिकुलर 80,000। इसके बाद करंट लायबिलिटी में क्या आएगा 20,000 देय बिल और लेनदार आ जाएंगे 25,000 के। टोटल हो जाएगा ये कितना 45,000 और 80,000 में से हम 45,000 लेस कर देते हैं तो रिमेनिंग बचता है 35,000। ये आपको ए ऑप्शन में दिया है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आपका ए हो जाएगा 35,000। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि सांख्यिकी के क्षेत्र में प्रतिगमन का सिद्धांत किसने दिया। तो प्रतिगमन का सिद्धांत सर फ्रांसिस गाल्टन ने दिया है। तो फ्रांसिस गाल्टन ने पहली बार रिग्रेशन को समझाया था और रिग्रेशन के बारे में पहले ये स्टेटमेंट दिया है कि रिग्रेशन का मतलब होता है वापस लौटना, प्रतिगमन का मतलब होता है वापस लौटने की प्रवृत्ति। और इस प्रवृत्ति का पहली बार अध्ययन जो किया था सर फ्रांसिस गाल्टन ने किया था। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि मैनेजमेंट से संबंधित है और ये पर्टिकुलर मैनेजमेंट से संबंधित क्वेश्चन है। इसमें यह पूछा गया है कि निष्पादन मापदंड स्थापित करना और सुधारात्मक उपाय करना प्रबंध के किस कार्य से संबंधित है। एस्टेब्लिशिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड एंड टेकिंग करेक्टिव मेजर, ये पर्टिकुलर वर्क किस से रिलेटेड है। तो मैनेजमेंट के किस फंक्शन से है। तो ये कंट्रोलिंग से रिलेटेड है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। अब हम आपको अपने कोर्स के बारे में भी डिटेल दे देते हैं कि MPPSC टैक्सेशन असिस्टेंट एग्ज़ाम
के लिए हमारा एक कोर्स चल रहा है, जिस कोर्स में हम 3000 से ज़्यादा MCQs, 1000 से ज़्यादा हम वन लाइनर सेंटेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें प्रैक्टिस सीरीज़ आपके लिए बिल्कुल ही फ्री है। और साथ ही साथ हम डेली बेसिस पर वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ हम स्टडी नोट्स एज आ PDF फाइल भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जिन भी लोगों को अगर इस कोर्स की तैयारी करना है तो वो हमारे दिए गए नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमारे बैच स्टार्ट हो चुके हैं और 2 बैचेस हमारे चल रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस कोर्स में अच्छी तैयारी करना चाहते हैं और फैक्ट को बहुत अच्छे से कवर करना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद चलिए स्क्रीन पर हम आगे क्वेश्चन देख लेते हैं कि पर्टिकुलर अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। हज वर्ग की द्विघटक अभिप्रेरणा विचारधारा में कौन सा मोटिवेशनल फैक्टर नहीं है? तो आपकी प्राप्ति मोटिवेशनल फैक्टर है, मान्यता भी आपका मोटिवेशनल फैक्टर है, वर्क इटसेल्फ भी मोटिवेशन फैक्टर है, लेकिन पर्यवेक्षण जिसको हम सुपरविज़न कहते हैं वो आपका मोटिवेशनल फैक्टर नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि कौन सा व्यावसायिक नैतिकता का उदाहरण नहीं है, मतलब कौन सा एक एग्जाम्पल नहीं है जो बिजनेस एथिक्स से रिलेटेड नहीं है। तो ग्राहकों से उचित मूल्य वसूलना ये एक व्यवसाय का क्या है? एक एथिक्स है, मतलब बिजनेस एथिक्स है। सरकार को समय समय पर दे कर का भुगतान करना ये भी बिजनेस एथिक्स है और ये भी व्यावसायिक नैतिकता के अंतर्गत आता है। फिर इसके बाद अगला पॉइंट आपको दिया गया है, पर्टिकुलर क्या दिया गया है? कर्मचारियों के साथ उचित एवं बराबरी का व्यवहार करना। तो ये सिर्फ नैतिकता है, बल्कि ये क्या नहीं है, ये आपकी व्यावसायिक नैतिकता नहीं है, केवल नैतिकता है। जबकि उचित लाभ कमाना आपका क्या है? व्यावसायिक नैतिकता है। तो ए पॉइंट आपकी व्यावसायिक नैतिकता है, मतलब बिजनेस एथिक्स है। बी पॉइंट भी बिजनेस एथिक्स है और डी पॉइंट भी बिजनेस एथिक्स है। लेकिन क्या यहाँ व्यावसायिक नैतिकता नहीं है? वो आपका सी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अब ये बिजनेस एथिक्स क्यों नहीं है? किसी से अच्छा व्यवहार करना, किसी कर्मचारी से अच्छा व्यवहार करना, उससे बराबरी का, अपने जैसा व्यवहार करना जैसा कि हम अपने लोगों से करते हैं। तो ये एक मोरल जो है, एथिक्स है, ये एक नैतिकता सिर्फ है, लेकिन एक व्यावसायिक नैतिकता नहीं है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर ले लेते हैं, वो क्या दिया गया है देख लेते हैं। तो देखिए, निष्पादन मूल्यांकन की कौन सी आधुनिक विधि नहीं है? तो मूल्यांकन केंद्र विधि आधुनिक विधि है। ह्यूमन असेट्स अकाउंटिंग मेथड, जिसको मानव संपत्ति लेखांकन विधि, वो भी आपकी क्या है? एक मॉडर्न टेक्निक है, मतलब आपकी एक आधुनिक विधि है। परिणाम और उद्देश्यों के अनुसार मूल्यांकन विधि भी आपकी एक क्या है? ये भी एक आपकी आधुनिक विधि है। लेकिन व्यक्ति से तुलना, ये कोई विधि जो है वो परंपरागत विधि है, ये आपकी आधुनिक विधि नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हम स्क्रीन पर देख लेते हैं कि पर्टिकुलर अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो ये वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट से है, मतलब कर्मचारियों की प्रबंधन सहभागिता का प्रारूप नहीं है। तो सह स्वामित्व देना, मतलब को ओनरशिप देना, तो ये तो आपका क्या है? प्रबंध में सहभागिता है या प्रबंधन में सहभागिता है। लाभ में हिस्सेदारी देना, संयुक्त प्रबंधन परिषदें बनाना, मतलब जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल बनाना, प्रॉफिट शेयरिंग करना और को ओनरशिप, ये तीनों आपकी क्या हैं? वर्कर्स पार्टिसिपेशन है। लेकिन मेंबरशिप इन ट्रेड यूनियन, ये किसी भी प्रकार से क्या नहीं है? ये किसी भी प्रकार से कर्मचारियों की प्रबंधन में सहभागिता नहीं है, बल्कि ये ट्रेड यूनियन जो होता है वो तो कर्मचारियों का ही एक संगठन होता है, इसमें मैनेजमेंट शामिल नहीं होता। इसलिए राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर देख लेते हैं कि पर्टिकुलर अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है। तो इस अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सी वित्तीय संस्था नहीं है? तो मुद्रा, जिसको हम MUDRA कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी, ये तो एक फाइनेंस क्या है? एजेंसी है। IDBI इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, तो ये भी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। NPCI मतलब नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये भी आपका क्या है? एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। लेकिन जो आपको IRDA दिया है, IRDA इंश्योरेंस रेगुलेटरी
डेवलपमेंट अथॉरिटी होता है, तो ये आपका क्या है, ये एक विनियामक है जो जिसका रिलेशन पर्टिकुलर किससे है, बीमे के संबंध में है, और बीमे के संबंध में जो नियम बनाने वाली संस्था ये वो है। तो ये पर्टिकुलर आपकी क्या है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ डी हो जाएगा, पर्टिकुलर डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि और आगे क्वेश्चन क्या दिया गया है। एग्जिम के बारे में पूछा गया है कि एग्जिम बैंक क्या प्रोवाइड करता है। तो एग्जिम बैंक याद रखिए इंपोर्टर और एक्सपोर्टर दोनों को भारतीय एवं विदेशी मुद्राओं में क्या प्रदान करता है, सहायता प्रदान करता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि पर्टिकुलर अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। ये पूछा गया है कि भारत में औद्योगिक विकास के लिए किस संस्था को या औद्योगिक वित्त के लिए किस संस्था को स्थापित किया गया है। तो जितने भी डेवलपमेंट बैंक्स हैं जिनमें प्रमुखता से IDBI है, SI, SIDBI है, तो ये सारे बैंकों को क्यों स्थापित किया गया, ताकि वो विशिष्ट संस्थाएं किसको सहयोग कर सकें, वो सहयोग कर सकें व्यापार को और उद्योगों को। तो औद्योगिक वित्त के लिए IDBI को किया गया है, और IDBI क्या है, एक विकास बैंक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर देख लेते हैं कि पर्टिकुलर अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। बैंकों में ग्राहक सुविधा सुधारने के लिए निम्न में से किस समिति के सुझावों को स्वीकारते हुए बैंकिंग लोकपाल की योजना बनाई गई। तो बैंकिंग लोकपाल की योजना किस समिति की सिफारिश पर आई, दामोदरन समिति की सिफारिश पर इसको बनाया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है बैंक दर में परिवर्तन की घोषणा किसके द्वारा की जाती है। तो याद रखिए बैंक दर कौन निर्धारित करता है, RBI निर्धारित करता है, और RBI ही इसमें क्या करता है, परिवर्तन कर सकता है। और भारत में जितने भी मॉनेटरी चेंजेस होते हैं, जितनी भी मॉनेटरी पॉलिसी होती हैं, वो सब RBI के द्वारा बनाई जाती हैं और RBI के द्वारा ही समय समय पर परिवर्तित की जाती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो लगभग आधे क्वेश्चन जो आज आपके इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम में पूछे गए, इस एग्ज़ाम के लगभग आधे क्वेश्चन लेकर हम आए। आज ये पार्ट 1 था जो कि पेपर 2 का एनालिसिस था। अब हम बहुत जल्द कोशिश करेंगे कि आपका पार्ट 2 भी लेकर आएँ, जिसमें रिमेनिंग क्वेश्चन को एक बार हम डिस्कस कर लें। तो ये वीडियो कैसा लगा आपको, और अगर हमारे द्वारा बताए गए जानकारी में अगर आपको कोई डाउट होता है तो हमें कमेंट करके बताएँ, और उसको भी हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ साथ जो स्टूडेंट भी कॉमर्स के संबंध में तैयारी कर रहे हैं, वो हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जिन लोगों को अब हमारे साथ MPPSC टैक्सेशन असिस्टेंट की तैयारी करना है, वो जल्दी हमारे कोर्स के बारे में हमसे जानकारी ले लें। और हम जो PDF फाइल प्रोवाइड कर रहे हैं और जो हम नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, साथ ही साथ जो हम प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कर रहे हैं, उसका सैंपल भी हमसे लेकर फिर उसके बाद हमारे पेड कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज तक के लिए बस इतना ही। और आज आपके इन क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन सही हुए एग्ज़ाम में, आप हमें कमेंट करके बताएं कि आज के पेपर में ओवरऑल आपने क्या परफॉर्मेंस किया और 100 में से कितने क्वेश्चन सही हुए, ताकि कट ऑफ का हमें सही अंदाज़ा हो सके और आपको भी ये पता हो सके कि आपकी पर्टिकुलर कैटेगरी में कितना कट ऑफ जा रहा है। तो इन क्वेश्चन के आंसर के बेस पर आप बताएं कि 100 में से इस कॉमर्स के पेपर में 100 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, ताकि ये कट ऑफ का सही अंदाज़ा हो सके। तो आज तक के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू।